हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका लेसन नंबर 15। टॉपिक का नाम है आपका दलितों और पिछड़े वर्गों की अधिकार मांग। आपका कोर्स है MPS। आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका MPSC 8 और आपकी इस बुक का नाम है भारत में राज्य की राजनीति। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आप ही की बुक का लेसन नंबर 14। इससे पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने लेसन नंबर 14 डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। एग्ज़ाम में हर बार वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट्स को उठा करके देखोगे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आया कि सांप्रदायिकता क्या है या फिर सांप्रदायिक आंदोलन से आप क्या समझते हो वो। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लेसन नंबर 15। लेसन का नाम है आपका दलितों और पिछड़े वर्गों की अधिकार मांग। ठीक है, ये है आपका लेसन फ्रेंड्स। और इस लेसन से आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में या फिर आपके प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो फ्रेंड्स आपका इस लेसन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो थे उन्होंने किन किन अधिकारों की मांग की। ठीक है, और या फिर आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि अनुसूचित जातियाँ जो थी उनकी जो समस्याएं थी उनको समझाइए। ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। या फिर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा कि भाई अनुसूचित जाति जो है उसकी वर्तमान समस्याओं को आप समझाइए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है ना फ्रेंड्स वो अनुसूचित जातियों के आगे पीछे ही घूमेगा। इनकी अधिकार, इनके मांग क्या हैं, इनसे क्या अभिप्राय हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस एक वीडियो में फ्रेंड्स। आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ये फ्रेंड्स इस पेज को समझाने से पहले मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी इसका कि आखिर ये है क्या, क्योंकि फ्रेंड्स बुक की लैंग्वेज तो आपको समझ नहीं आएगी अगर आप लोग ओन नोट्स, खुद के सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो जैसा कि MPSC 7 में भी आपका ये टॉपिक था कि भाई पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हो और दलित लोगों से आप क्या समझते हो, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये वीडियो समझाया था और ये इससे भी रिलेटेड है जिसे आप कनेक्ट करके एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे समझोगे पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्या था, दलित आंदोलन क्या था, इनकी क्या मांगे थी, ये सारी चीज़ें। दलित शब्द जो है ना फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? जो दलित शब्द है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दलित जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दलित शब्द जो है ना वो अछूत जातियाँ जो होती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न जाति के जो वर्ग होते हैं ना, जैसे हमारे संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों के रूप में जिनकी पहचान की गई है। अनुसूचित जातियों में विविध प्रकार के वर्ग होते हैं, जैसे आपका ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, ये सारे जो कैटेगरी होती है इसमें इन सारी जातियाँ जो है इनको डिवाइड कर दिया होता है। ठीक है, और जो जातियाँ होती है ना, अनुसूचित जातियाँ होती है, तो ये जो जातियाँ होती है, जातियों की जो बड़ी संख्या होती है, इसका जो निर्माण होता है वो किससे, निचले दर्जों के जो व्यवसाय में जो लगे हुए लोग होते हैं ना, उससे अभिप्राय है इसका। जिसके अंदर क्या आते हैं आपके, जैसे कि जो झाड़ू लगाने का कार्य करता है वो आ गया आपका, या फिर खेतों में मजदूरी करने वाले लोग आ गए। ठीक है, या फिर जो चर्म कार्य करते हैं यानी कि जो निम्न कार्य करते हैं वो आ गए आपके। ये सारे लोग जिनको जो भूमि सुधार था उनका कोई भी लाभ नहीं हुआ जब हरित क्रांति हुई है ना, तो जो मतलब कृषक वर्ग था उनको, या फिर जो मध्यम वर्ग था उनको भी इसका लाभ पहुंचा था। जो पिछड़े वर्ग थे उनको भी कई हद तक लाभ पहुंचा था, बट ये एक ऐसा वर्ग था जिसको इसका लाभ नहीं पहुंचा और ये जो वर्ग था ये इससे अछूता ही रह गया। ठीक है, फिर भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में उनका प्रभाव पड़ा, राज्य ने विविध प्रकार की कल्याणकारी नीतियाँ बनाई। ठीक है, लेकिन इन सारे लाभ उठाने के बावजूद भी जो उनकी स्थिति थी, जो दलित लोग थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। उनके जो हितकारी कार्य थे, उनका जो लाभ था वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो शैक्षिक और राजनीतिक संस्थाएं जो थी जिनमें इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आरक्षण की तो व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन इसको लेकर भी क्या है, विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलन, विविध प्रकार की गतिविधियाँ, विविध प्रकार की समस्याएं जो थी
वो प्रकट हो रही थी, ठीक है। और इसीलिए हमारे जो संविधान था इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर दलितों के प्रति भेदभाव ना किया जाए, इसके लिए जो लड़ाई थी वो लड़ी गई। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके लिए किसने बात की, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले दलितों के एकत्रीकरण के लिए, दलितों के हितों के लिए, दलितों के आरक्षण के लिए, दलितों की सुदृढ़ता के लिए, उन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक इत्यादि विविध स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए बात की। उन्होंने अपना मत रखा, उन्होंने उनके हितों के संरक्षण की बात की, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम देखें कि भाई मार्क्स गेलेस्टर जो है, इनके शब्दों में क्या है, इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो संविधान है वो भारतीय समाज के पुनर्गठन हेतु एक आम योजना प्रस्तुत करता है, ठीक है। दलितों के आरक्षण, दलितों की जो मांग है, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए जो भारत है उसमें भारतीय समाज जो है उसमें एक पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने अपने दीर्घाकार होने के बावजूद भी जो भारतीय समाज था ना, इसके अंदर जातियाँ थी, संस्थाएं थी, संरचना जो थी, इन सारे संबंधों में अपने विचार जो है वो आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। अगर हम भारत का संविधान देखें तो भारत के संविधान में विविध प्रकार के सामाजिक समूह हैं, जिसके अंदर जो OBC वर्ग है ना, OBC के रूप में इनकी पहचान की जाती है। जो पिछड़े हुए वर्ग है ना और जो दलित है, इनकी पहचान किन सामाजिक समूहों के अंदर आती है, इसकी पहचान आती है आपकी OBC के अंदर। जैसे आपके बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे कि आपका ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, तो ये आते हैं आपके OBC की कैटेगरी में, ठीक है। OBC, अब जो ये वर्ग था ना, ये क्या था, ये आपका सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था। ये वर्ग जो था आपका, ये अनएजुकेटेड था। इसके अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी। निरक्षरता का जो दर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। इनकी जो स्थिति है वो अत्यधिक निम्न थी। तो ये सारी जो समस्याएं थी ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि विविध रूपों से जो ये वर्ग था ये पिछड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो वर्ग था OBC के अंदर जो आने वाले जितने भी समूह हैं, ये राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से अनिवार्यता पिछड़े नहीं थे। दलितों में विविध OBC जो है वो एक विभेदीकृत श्रेणी है। इसके अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं, इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स आपके मध्यवर्ती भूमिधारक जातियाँ जो हैं, भूमिहीन सेवक जो हैं, ये सारे आते हैं, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की ये जो जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना अभी, तो वो सारी जो चीज़ें थी वो पिछड़ी जातियों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है, जो विविध प्रकार के संसाधनों से वंचित थे, ठीक है। वहीं पर जो OBC वर्ग है, वो OBC जो वर्ग है वो क्या है, वो हमारा मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। OBC जो थी वो एक विभेदीकृत श्रेणी थी। इसके अंदर अगर हम बात करें भूधारक जातियाँ जो है, भूमिहीन सेवक जातियाँ जो है, ये आती है। अब जो मझली जातियाँ होती है, इसके अंदर कौन कौन सी जातियाँ आती है, आपने पढ़ा कि भाई जो OBC थी वो तो भाई आपकी मध्यम वर्ग की जाति थी। ये लोग इतने ज़्यादा पिछड़े नहीं थे, इनके जो राजनीतिक स्तर है और जो आर्थिक स्तर है वो ठीक था। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई एक आपकी आती है मझली जातियाँ। मझली जातियों के अंदर क्या आता है, मझली जातियों के अंदर कौन कौन सी जाति आती है, तो इसके अंदर आता है आपका उत्तर भारत में जाट, यादव, गुर्जर, लोध, कुर्मी। महाराष्ट्र व गुजरात में आपका आता है मराठा व पटेल। दक्षिण भारत में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, यहाँ पे आपकी रेड्डी है, फिर कम्मा है, वोलीकर्ग है। ये सारी जो जातियाँ थी ना फ्रेंड्स, ये सारी जातियाँ जो थी ये क्या थी, ये OBC के समर्थ में थी, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि भाई मझली जातियों के बारे में पढ़ लिया, तो मझली जाति जो थी इनसे जो सामाजिक रूप से संबंधित रखने वाले जो भूमि सुधार थे, उनको क्या हुआ, उनको ना जो हरित क्रांति हुई थी, हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उनको इसका लाभ पहुंचा, ठीक है। और उनके पास क्या था, ग्रामीण समाज में अधिकतम संसाधन और ज़मीन भी है, ठीक है। क्योंकि हरित क्रांति के अंदर जो लाभ था ना, वो उन्हीं लोगों को हो पाया था कि जिनके पास इतने पैसे थे कि वो उत्तम बीजों को खरीद सके, क्योंकि जो बीज थे उनकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जो निम्न वर्ग का जो लोग है वो तो ऋण में ही दबता चला जाता है ना, तो उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होता। और इससे क्या होता, अमीर और जो गरीब देश है उनके बीच में चौड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी। हालांकि ये बहुत सारे स्टेट्स में अप्लाई भी किया गया, पहले 7 स्टेट में किया गया था, बाद में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो अन्य स्टेट में भी अप्लाई किया गया। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो फ़ायदा था वो सिर्फ जो आपके ज़मींदार वर्ग हैं, जो आपका मतलब वो वर्ग जिसके पास जो संपत्तिहीन है, जिसके पास अपनी निजी प्रॉपर्टी, उन लोगों को हुआ, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे कि वो जो बीज है, उर्वरक है, जो वो उन सारी चीज़ों को खरीद सकते, क्योंकि जो
कृषक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, वो कहाँ से खरीद पाता? जब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो वो तो ऋण के अंदर दबता चला जाता, इसीलिए उस वर्ग को इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं पहुँचा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई भारत में दलितों के ने अपने अधिकारों के लिए मांग कब उठाई, तो दलितों ने अपने अधिकारों के लिए जो मांग उठाई थी फ्रेंड्स, वो उसे हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया। एक तो आपका आता है आरबीआई यानी कि जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो थी ना, ये आती है। इसके बाद आता है आपका दलित पैंथर जो है, इसका महाराष्ट्र में जो ब्लैक पैंथर्स थे ना, ब्लैक अमेरिकन जो थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है आपका बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 के अंतर्गत की गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये अब जो दलित पैंथर्स थे उसकी स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ ये जो था आपका रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो थी, इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो दलित है, ताकि जो पिछड़े वर्ग है, उनको एकत्रित किया जा सके, उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, उनके अधिकारों की बात के लिए जो समुदाय है उसको मजबूत व शक्तिशाली स्थिति प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें पूर्ववर्ती काल की, तो इसके अंदर दलित आंदोलन जो थे, इसके ध्यान आकर्षण के अंतर्गत मंदिर जो है, आत्मसम्मान की प्राप्ति जो है, राजनीतिक सरकारी संस्थाएं जो है, दलित जो है उनको आरक्षण दिलाने की बात कर गई। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। इसको फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पहले ईजी वे में समझा देती हूँ, फिर हम यहाँ पे लाइन वाइज आप इसको देख लेना। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो पिछड़ा वर्ग था उसका उदय 1990 में हुआ था, और जो पिछड़ा वर्ग है उसे सामाजिक और राजनीतिक स्तर विविध स्तरों पर देखा जा सकता है। इसका जो प्रभुत्व था ना, वो दक्षिण भारत में देखा गया। पिछड़ी जातियाँ जो थी वो अनुसूचित जातियों से ऊपर और उच्च जातियों से नीचे के क्रम में आती हैं। ठीक है, इनको हम इस विविध प्रकार की जातियों के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खेतीहार जातियाँ हैं, या फिर आपकी कारीगर जातियाँ हैं, या आपकी सेवक जातियाँ हैं। ये इसके इन वर्ग में क्या आता है आपका ओबीसी वर्ग। मैंने आपको बताया था अभी मझली जातियों के अंदर क्या आता है, ओबीसी वर्ग के अंदर क्या आता है ना, ये सब। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग जो है वो किसी भी जाति को अपनाना और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अगर हम बात करें कि पिछड़ी वर्गीय जातियाँ जो है, इसके अंदर कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, तो इसके अंदर आपका यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश के आपके यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, गुज्जर है, जाट है, ये सारे लोग। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की और तमिलनाडु जैसे राज्यों की, तो यहाँ पे आपके कायू है, कामा है, रेड्डी है, वोकलिका है, ये विविध प्रकार की जो जनजाति है ना फ्रेंड्स, ये इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अगर हम बात करें निम्न पिछड़े वर्ग की, तो निम्न पिछड़े वर्ग के अंतर्गत विविध प्रकार की जो जातियाँ वो कौन कौन से कार्य में लगी हुई हैं, वो लोहार, नाई, भिश्ती, ये सारी जो जनजाति है ना, ये आपके निम्न कार्य जैसे कि जो झाड़ू लगाना है, मतलब ये जो भी वैसे कार्य होते हैं ना, उनके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, और राज्य के अंदर इनकी जो स्थिति है ना, वो अब बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। अगर हम बात करें पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की, तो इसका राजनीतिक नीतियों पर, राज्यीय नीति जो है उस पर विविध प्रकार का प्रभाव पड़ा। इनके लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जाति और जनजातियाँ जो थी, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में एकजुटता के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, इनकी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया गया, गुटबंदी की गई। इसके अंदर क्या किया गया फ्रेंड्स, इसके अंदर इनके सामाजिक, इनके आर्थिक, इनके राजनीतिक इत्यादि स्तर पर क्या किया गया फ्रेंड्स, इत्यादि स्तर पर गुटबंदी करी गई, ताकि अगर जो गुटबंदी कर लेंगे तो क्या होगा, जो काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, वो काम पूरी यूनिटी के साथ अगर हम करें तो वो कर सकते हैं। तो गुटबंदी के द्वारा क्या किया गया, ताकि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, उसका विरोध कर सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें। क्योंकि अगर ये एक सिंगल व्यक्ति या फिर 1-2 पर्सन करेंगे तो वो सक्षम ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो इन लोगों ने विविध प्रकार की बात की, जैसे इन लोगों ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की, भू संपत्ति जो थी उसके समेकन की बात की, हरित क्रांति है, और अन्य जो क्रांति हुई ना फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, इनकी जो स्थिति थी उसको मजबूती मिली। ठीक है, और ये इसने क्या किया, इन लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। जनसंख्या वृद्धि है और जजमानी प्रथा है, इसका इन सब के चलते क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो भूमि सुधार के कारण क्या हुआ, भूमि सुधार के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स, जब भूमि में सुधार आया, भूमि में इम्प्रूवमेंट आ गया हरित क्रांति के चलते, तो क्योंकि ये जो वर्ग था, जो ओबीसी वर्ग था आपका, वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उसकी स्थिति जो थी वो ठीक थी। तो भूमि इस वर्ग के अंदर क्या हुआ, जो पिछड़ा वर्ग था वो क्या हो गया, वो भूमि का मालिक बन गया। जहाँ ये वर्ग पहले काश्तकारी करता था,
मतलब अब ऐसा भी कहा गया ना भाई इनके हितों के लिए कि जो वर्ग पहले काश्तकारी अगर 15 साल से या 20 सालों से करता आ रहा है तो वो क्या होगा, उसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन पर उसका आधिपत्य हो जाएगा और कोई भी जो है वो उनसे जबरन उस ज़मीन को हथिया नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ फिर फ्रेंड्स, पंचायती राजनीति के अंतर्गत क्या हुआ, पंचायती राजनीति जो थी वो इसके अंतर्गत आई और उस पर हावी हो गई। अगर हम बात करें दलित स्तर, दलित स्तर जो था उसका देहात स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देहात स्तर पर पिछड़े वर्ग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगर हम बात करें कि हरित क्रांति के कारण इस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये सारे फ्रेंड्स आप क्वेश्चन, ये जो आप जितने भी मैंने ये स्टार बना के लिखे हैं ना, इन्हें आप हैशटैग बना के पॉइंट्स में लिख सकते हो और आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें हरित क्रांति की फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि हरित क्रांति जो है इसका जनक जो है वो भारत में किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और इसके अंदर उत्तम बीज, उर्वरक, उत्तम फसल इत्यादि की बात की गई थी। जब ये क्रांति लाई गई थी तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत मतलब मान लो करीब 50 लाख टन जो फसल थी वो ज़्यादा हुई थी, इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इससे। और पहले ये सिर्फ 7 स्टेट्स के अंदर अप्लाई की गई थी, फिर जब उन 7 स्टेट्स में इसका बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिलता है तो क्या होता है, बाद में सेकंड वाला चरण जो होता है उसके अंतर्गत इसको ऑल ओवर स्टेट्स जो थे वहाँ पर इसको अप्लाई किया गया। और इससे इसका क्या हुआ फ्रेंड्स, बेनिफिट ये हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा फसल की जो लागत थी उसके अंदर दुगनी वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि हुई कि जो भारत जो था वो आत्मनिर्भर बन गया। वो जो गेहूँ और जो चावल था वो दूसरे देशों के अंदर क्या करने लग गया, दूसरे देशों के अंदर भी भेजने लग गया, वो दूसरे देशों को बेचने लग गया वो। ठीक है, उसके पास इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया कि उसको वो रखने के लिए विविध प्रकार के जो स्टेट्स थे वहाँ पर इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन अगर हम वहीं इसके अगर हम नेगोशिएट या अगर हम इसे क्रिटिसाइज़ करें तो हम ये देखते हैं कि इसका जो फ़ायदा था ये समाज के सिर्फ एक ही वर्ग को हुआ और वो वर्ग था आपका पूंजीपति वर्ग या फिर ज़मींदार वर्ग आपका। जो गरीब लोग जो थे उसको इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि गरीब वर्ग जो था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन बीजों को खरीद सके। क्योंकि वो अगर वो क्या था फ्रेंड्स, वो ऋण के अंदर ही दबता जाता, क्योंकि जो वहाँ के जो उस वक्त वहाँ के जो गवर्नमेंट थे और वहाँ के जो वो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विविध प्रकार के जो किसान हैं उनको उच्च वेतन दिए जाने की बात की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि डैम्स जो हैं, पानी की व्यवस्था जो है, विविध प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, बहुत महंगे महंगे जो बीज है उन सारी चीज़ों को लाया गया ताकि जो क्रांति है उसकी सफलता को प्राप्त किया जा सके। तो जो आम इंसान है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए कहाँ से फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें सक्षम थी कि वो इन सारी चीज़ों को ले सकता है। तो इसके कारण क्या होता, पिछड़ा वर्ग जो था उस पर इसका प्रभाव पड़ा, उसके राजनीतिक, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक इत्यादि विविध कारणों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और अमीर और जो गरीब वर्ग था उसके बीच चौड़ी खाई उत्पन्न होती गई। अमीर वर्ग जो था उसको तो उसका काफ़ी लाभ हुआ, लेकिन जो गरीब किसान था वो क्या हुआ, वो ऋण के नीचे दबता चला गया, उसका वो जो था वो इस वर्ग से वंचित ही रह गया। अब अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो पिछड़े वर्गों के मध्य जो है एक मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ था। पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के बदलाव जो हैं उनका भी ये कारण रहा। ठीक है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता काल में पिछड़ा वर्ग जो आंदोलन था उसके अंतर्गत तो जो पिछड़ी जातियाँ थी ना उसमें सबसे पहले कौन आया, मैंने आपको उस पेज में बताया था कि सबसे पहले जो दक्षिण भारत में जो देखो विकास जो हुआ वो विविध स्तरों पर हुआ, उत्तर भारत में भी हुआ, दक्षिण भारत में भी हुआ और पश्चिम भारत में भी हुआ। लेकिन जो सफलता थी वो सबसे पहले दक्षिण भारत के लोगों को ही, उनको आरक्षण की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था और जो उनके विविध प्रकार के जो राइट्स है वो सबसे पहले मिले। ठीक है, जो ये दक्षिण के लोग थे ना ये ब्राह्मण्य जातीय व्यवस्था के खिलाफ थे। इन्होंने क्या किया, निर्जातीयकरण के कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मण्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इन्होंने जो उच्च जाति थी, उन उच्च जाति के जो वर्ग होते हैं ना उनके रहन सहन, उनकी जो परंपराएं थी इत्यादि को अपनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, और जो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, आर्य नामक जो संगठन था उसके द्वारा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं ना उनको हमें आरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा इन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति है उसकी पहचान किससे होती है, उसकी पहचान उसके जन्म से ना होकर के उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। कोई भी व्यक्ति जो होता है हमें उसकी पहचान जो है उसके जन्म के आधार पर ना करके उसके कर्म के आधार पर की जानी चाहिए। कर्म ही होते हैं जो उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा फ्रेंड्स दक्षिण भारत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम भारत के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में कौन सी जाति आती है,
तो दक्षिण भारत में आपके पेरियार में अगुवाई, ब्राह्मण्य समाज व्यवस्था को चुनौती दी थी उन्होंने। और पश्चिम भारत में जो पिछड़ी जातियाँ जो थी, इनके द्वारा जो आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये भूमि है ये पहले दलितों की ही थी और जो ब्राह्मण लोग जो हैं वो यहाँ पे बाद में आए हैं। ठीक है, ऐसे कह के इन्होंने क्या किया? इसका बहिष्कार किया, ब्राह्मण लोगों की आलोचना की। और जो सत्यशोधक समाज जो था, इसको स्टेबलाइज्ड कब किया गया? इसकी स्थापना 1973 में की गई। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि जो दलित हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा सके। ठीक है, ब्राह्मण्य व्यवस्था को समाप्त किए जाने की बात की गई इसके अंतर्गत, और पिछड़े और जो दलित लोग हैं इनको एकजुट करने की बात की गई, इनके अधिकारों को प्रदान करने की बात की गई। इससे प्रभावित होकर जो साहू नाम का एक व्यक्ति था, इसने क्या किया? इसने प्राइमरी स्तर की जो एजुकेशन थी वो फ्री कराई, और जो ब्राह्मण की प्रभावशीलता थी उसकी समाप्ति की इसने। 1917 के अंदर इसने प्राइमरी एजुकेशन जो थी उसको फ्री किया। इसने क्या किया? इसने जो पहले दक्षिण भारत में जो 50% जो सीट थी वो उस रिज़र्व कर दी गई थी, तो वहीं यहाँ पे क्या हुआ? 50% जो सीट थी ना वो रिज़र्व कर दी गई थी आपकी, रिज़र्व कर दी गई थी फ्रेंड्स आपकी, किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। 1919 के अंदर फ्रेंड्स आपका क्या हुआ? 1919 में बॉम्बे प्रांत के अंदर विधान परिषद की स्थापना, कि विधान परिषद के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा आपका क्या किया गया? इसके द्वारा आपका मराठा और संबद्ध वर्ग जो है ना, इनके लिए सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे चुनाव लामबंदी की। चुनाव लामबंदी के अंदर क्या आता है आपका? अखिल भारतीय उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह जो थे उनका नेतृत्व था। जातिगत मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, है ना। इन्होंने कहा था भाई इसको 50 से 60 के दशक में इन्होंने विविध प्रकार की सभाओं की बात की थी। राजनीतिक आधार जो था यूपी और बिहार में काफ़ी स्ट्रांग था, और इन्होंने क्या किया था? जातिगत सहारा लिया था अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो वहाँ पे मतलब नीतीश कुमार जो हैं, मुलायम सिंह जो हैं, ये सारे लोग जो थे ये आए थे आपके विविध प्रकार में। इन सारे जो वर्ग थे इन सबका प्रभुत्व हमें देखने के लिए मिलता है। और 1984 में बसपा का गठन किया गया, और इसने क्या किया? इसने यूपी के साथ आपका 3 बार गठबंधन किया। ठीक है, सरकारी स्तर पर पिछड़ी जाति जो थी इनको सशक्त करने का प्रयास किया गया। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो नहीं, आपको करनी ही है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सब से कहीं ना कहीं रिलेटेड करती हैं। अब हम यहाँ पे और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आपका दे रखा है कि भारत में आज़ादी के बाद दलितों ने क्या किया? अपने अधिकारों की मांग उठाई, और इनके जो अधिकार थे जैसा कि मैंने आपको बताया 3 वर्गों में बांटा गया इसका। आरबीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, फिर है आपका दलित पैंथर्स, फिर है आपका बहुजन समाज पार्टी। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती काल की, तो आप पूर्ववर्ती काल के अंदर देखोगे कि आत्मसम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक सरकारी संस्थाओं में दलित जो लोग थे उन्होंने क्या किया? आरक्षण दिलाने की बात की गई। ठीक है, अंबेडकर जो थे उन्होंने क्या किया? दलितों के अनेक रूप, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि आधारों पर क्या किया? स्थिति को सुदृढ़ करने की बात की। ठीक है, और अधिकार मांग जो थी वो विविध प्रकार की थी। आपके क्वेश्चन में आएगा कि भाई इनके अधिकार जो मांगे थी जो थी वो कैसी थी, तो जो इनकी मांगे थी वो कैसी थी? वो विविध प्रकार की थी। जैसे कि आपका आ जाता है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हैं जो विविध आधार हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद अपनी मृत्यु के पश्चात इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, ताकि जो दलित लोग हैं उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, उनकी जो आर्थिक दशा है, सामाजिक दशा है, राजनीतिक दशा है, इन सबको सुधारा जा सके। अंबेडकर की मृत्यु के बाद आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो दलित लोग हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। और 50 और 60 के दशक में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ये क्या हुआ था? ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, 60 के दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा गया। ठीक है, और जो आरबीआई थी इसने क्या किया? इसने दलित है, मुसलमान है, ओबीसी है, इन लोगों के साथ क्या किया? गठबंधन को जन्म दिया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अन्य पैमानों की, अन्य विचारधाराओं की, अन्य नीतियों की, तो जो मार्क्सवाद थे, अंबेडकर जो थे, और जो नेग्रो साहित्य से प्रभावित होकर के दलित बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1972 में महाराष्ट्र के अंदर दलित पैंथर की स्थापना की। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ये पढ़ा कि सबसे पहले अंबेडकर ने उनके हितों के बारे में बात की, फिर आपने देखा कि आरबीआई की स्थापना की गई ताकि जो दलित पैंथर्स जो हैं, आरबीआई की स्थापना की गई 50 व 60 के दशक में,
ताकि जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था RPI, यानी कि आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर आपका है दलित है, मुसलमान है, OBC है, इन लोगों के साथ गठबंधन किया गया। आगे अगर हम बात करें तो 1972 में दलित पैंथर्स की स्थापना की गई। ये इसकी स्थापना क्यों की गई? दलित बुद्धिजीवियों का एक आंदोलन था ये, ठीक है, जिसने क्या किया, महत्वपूर्ण सीमा में दलित जो वर्ग है उसके अंदर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर अवेयरनेस पहुंचाई। और पैंथर्स में मारवाड़ा विश्वविद्यालय जो था, इसका नाम बदल करके क्या रख देगा? इसका नाम बदल करके रख देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो बसपा जो थी, इसकी जानकारी के बारे में अगर हम बताएं तो जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, उच्च जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जातियां हैं, इन्होंने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इसका शोषण किया। बहुजन समाज पार्टी जो थी उत्तर प्रदेश के अंदर 1993 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के इसने क्या किया, इसने इनको संगठित करने के लिए सक्षम प्रयास किए और इन्होंने गठबंधन भी किया समाजवादी पार्टी के साथ लेकर। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ इसका विरोध उत्पन्न हो गया तो समाजवादी पार्टी के साथ इसका विरोध उत्पन्न होने के कारण बसपा ने क्या किया, बसपा की जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश के साथ 3 बार भाजपा के साथ गठजोड़ किया। ठीक है, और मायावती के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसने क्या किया, उसने अम्बेडकर ग्रामों को पहचान प्रदान की। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे तो आगे हम ये देखते हैं कि जो भाई बहुजन समाज पार्टी जो थी इसके प्रमुख घटक क्या थे। तो इसके प्रमुख घटक के अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बसपा था उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे सामाजिक आधार जो था वो तैयार कर लिया, अपनी जो स्थिति थी वो तैयार कर ली, पिछड़े वर्ग जो है, जनजाति जो है, इत्यादि विभिन्न मुद्दों को बना करके उसने इतना ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि जो संपूर्ण राजनीतिक जो सत्ता है ना वो उसके हाथों में ही थी, वो ही जीतने वाला था। उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, दलित अधिकार मांग वामपंथी द्वारा लामबंद के माध्यम से सामने आई। नक्सलवादी जो थे उन्होंने क्या किया, दलितों के दोहरी रूप से शोषण संबंधी मुद्दे उठाए। मुद्दे कौन कौन से थे? जैसे आत्मसम्मान का मुद्दा है, नारी शोषण का मुद्दा है, आय का मुद्दा है, भूमि सुधार किए जाने चाहिए, है ना, शोषण के खिलाफ इन्होंने मुद्दे उठाए। नक्सलवादी जो थे उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विविध प्रकार के हिंसक साधन है, ये सारे जो मुद्दे थे ये सारे मुद्दे उठाए। फिर जो PWD जो है इसके अंदर पार्टी यूनिटी है, आपकी इंडियन पीपल फ्रंट है, ऐसे विविध प्रकार के जो नक्सलवादी संगठन थे ना ये आए। और इन नक्सलवादी संगठनों ने क्या किया, इन्होंने दलितों के अधिकार की मांग की और इस अधिकार की मांग की दिशा में इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है, यहाँ तक आपको फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख दल जो है, इसके अंदर आपका आता है प्रमुख दल में CPI, ठीक है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना। और अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो जाति के प्रश्न जो हैं वो उठते हैं और इन जाति के प्रश्नों पर दलित लोग जो हैं इनको संगठित किए जाने की हमें आवश्यकता और ये समझते नहीं थे। CPI जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो ऐसा समझती थी कि जो दलित लोग जो हैं इनको अगर हम संगठित करें तो इनको संगठित किए जाने की हमें आवश्यकता वो बिल्कुल भी नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि जो दलित लोग हैं वो क्या हैं, वो गरीब तबकों के हैं, वो हमेशा आर्थिक शोषण का शिकार होते रहते हैं, उनका जो स्तर है वो निम्न जाति का है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वो क्या कहते हैं, वो उनको सम्मिलित होने के लिए आवश्यक मानते नहीं थे उनको शामिल करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो जाति दमन और भेदभाव की समस्या जो थी वो एक लंबा इतिहास, एक लंबे टाइम पीरियड से हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूंजीवादी व्यवस्था की तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर समाज ने क्या किया, जातिगत व्यवस्था में समझौते किए। बुर्जुआ वर्ग जो था वो जो था और आपका सर्वहारा वर्ग जो था, तो जो सर्वहारा वर्ग जो था उसके पास कोई भी संसाधन नहीं थे और जो आपका बुर्जुआ वर्ग था वो आपका था प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला वर्ग, उसके पास सारे संसाधन थे, वो कुशल था। और उस वर्ग ने क्या किया, जो समाज के कमज़ोर वर्ग जो थे, जो शोषण वर्ग थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, उन लोगों का शोषण किया। ठीक है, कामगार वर्ग की एक जाति जो थी, व्यवस्था जो थी, दलितों के जो दमन के विरुद्ध एक था। अब क्या होता भाई, इतने टाइम तक तो ये शोषण सह नहीं पाते ना, तो एक टाइम ऐसा भी आता जब ये लोग संघर्ष करते, जिसको मार्क्सवाद ने क्या किया था, मार्क्सवादी क्रांति का नाम दिया था, है ना। तो अब जब वो संघर्ष जो है उसको सहन नहीं करेंगे तो वो लोग क्रांति करेंगे और एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो एक ऐसी पार्टी की स्थापना करना चाहते थे जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, इससे जो उनकी दशा है वो सुधार हो सके, उनका जो दमन है वो उस दमन से आज़ाद हो सके, फ्री हो सके। वर्ग संघर्ष जो था उसके द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी
और इसके अंदर जो जीत होगी वो होगी सर्वहारा वर्ग की, और जो पूंजीपति वर्ग होगा उसके अंदर उसकी हार होगी। ठीक है। अब जो पिछड़ी जाति जो थी ना, आज़ादी के बाद उत्तर भारत में पिछड़ी जाति जो थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व आपका चरण सिंह ने किया था। मैंने आपको बताया भी था। इसके अंदर विविध प्रकार की जातियाँ जो थी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जैसे कि आपके यादव हैं, कुर्मी हैं, ये सारी विविध जातियाँ। ठीक है। 1977 से 80 के दौरान पिछड़े वर्ग जो थे उसके अंदर विविध प्रकार के मुद्दे जो थे वो जनता पार्टी की सरकार ने उन सारे मुद्दों को उठा करके लोगों का जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींचा, और इससे क्या हुआ, पार्टी जो थी वो अत्यधिक सुदृढ़ होती चली गई। विविध प्रकार के अधिकारों की मांग के लिए क्या किया गया, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक मंडल आयोग जो थी उसका गठन किया गया। ठीक है। दलित हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति जो थी, यहाँ पर अधिकार की मांग बहुत ज़्यादा हुई। जैसे कि अब लोगों ने क्या किया, अधिकारों की मांग की, जैसे कि असम में बोडोलैंड है, ठीक है, नागा में नागालैंड है ना। इन लोगों ने क्या किया, जड़ें जो थी वो गैर ब्राह्मण आंदोलन से देखने के लिए मिली। ठीक है। 20 और 30 के दशक में अगर हम बात करें तो रामस्वामी नायकर जो थे इन्होंने इसका नेतृत्व प्रदान किया, और इन्होंने लोकप्रिय रूप से पेरियर नाम से जाना था। पेरियर क्या थी, एक जनजाति थी। ठीक है। तो पिछड़े वर्गों की आशाएं और विचारधाराएं जो थी वो राजनीतिक दल के माध्यम से व्यक्त की, और इसके अंदर जैसे आपकी विविध प्रकार की, जैसे कि आपकी जस्टिस पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कन्नड़गम पार्टी है, आपकी अन्ना द्रमुक पार्टी है, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक है ना। 50 के दशक में जो 60 के दशक में जो जाति जो थी जो सामने आई विविध प्रकार से, जिन्होंने जाति के आधार पर जातीयता यानी कि एक अलग पहचान की मांग के लिए सवाल उठाए, वो थी आपकी द्रविड़। वो भारत के स्टेट के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते थे, और उनको लगता था कि अगर वो अपनी स्वतंत्र पहचान बना लेंगे तो उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब वो समाज से स्वयं को अलग पाएंगे तो वो अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे, उनको उनकी स्वतंत्र पहचान, स्वतंत्र अस्मिता मिल जाएगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे जो आंकड़े हैं फ्रेंड्स, ये आप देख लेना। ठीक है। मेन जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। 10 नवंबर 1957 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसकी स्थापना की गई, ताकि जो पिछड़े वर्ग जो हैं इनको आरक्षण दिलाने का प्रयास किया जा सके। ठीक है। और पिछड़े वर्ग की जो अधिकारों की मांग है ना, इसका वर्तमान दौर जो है वो औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में अधिकारों की मांग जो थी वो हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी का कारण क्या है, इसी का कारण है कि 24 जनवरी 1935 के अंदर कालेकर आयोग नामक जो पिछड़ा वर्ग था, इस आयोग का गठन किया गया, ताकि जो इनकी प्रवृत्ति है उसमें बदलाव किए जा सकें। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके काका कालेकर, और ये काका कालेकर आयोग जो था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनकी पहचान की जा सके, और इनकी पहचान के आधार पर विविध प्रकार के जो मानदंड हैं इनका निर्धारण किया जा सके, और जो पिछड़े वर्ग है इनके कल्याण के लिए विविध प्रकार की जो नीतियाँ हैं वो बनाई जा सकें। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ आया तो फ्रेंड्स आप वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे आंदोलन जो हैं अखिल भारतीय स्तर पर आपकी अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि के लिए जो विविध आंदोलन किए गए, फिर आपकी रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई ताकि जो दलित हैं उनके एकत्रीकरण की बात की जा सके आपकी, फिर आपकी जो एशियाटिक है, फिर आपकी जो भारतीय लेबर संगठन की स्थापना की गई थी, है ना। और आपके जो दलितों के एकत्रीकरण में जो आपका दक्षिण भारत है वहाँ पर पहले विकास हो गया, है ना। और ये ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ थे। आर्य नामक जो संगठन ने कहा कि भाई जो पहचान है वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर होनी चाहिए। दक्षिण भारत में आपकी जो पेरियर जाति है, और पश्चिम में जो आपके ज्योतिबा फुले थे उनका नेतृत्व है। ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स, आपको यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, और अगर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो अच्छे से फ्रेंड्स तो आपको एटलीस्ट 15 में से आपको 13 मार्क्स तो मिलने ही हैं। ये वीडियो अगर फ्रेंड्स आपके लिए हल्की सी भी बेनिफिशियल रही हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जल्द ही MPSC 8 की चैनल पे मिल जाएगी, आपको जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका हार्दिक शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।